हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू व्यास सर्टिफिकेशन कोटा। व्यास सर्टिफिकेशन कोटा आपके लिए लेके आया है सबसे पहले जेई एडवांस 2023 के सॉल्यूशंस और वो भी एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 1 और पेपर 1 का हम जो सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्शन नंबर 1। और इसके अंदर हमारे अगर हम बात करें टोटल 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और सारे के सारे जो है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस है। क्लियर? और यही एक जो जेई एडवांस के एस्पिरेंट है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 1 में सबसे पहले है आपको इनके साथ खेलना पड़ा। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन जो है मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया। इसमें आपके मिक्स किए गए वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट, इसमें मिक्स किए गए आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट। तो चलिए आइए कंसंट्रेट करते हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करें। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आपको दिया है स्लाइड विद अ फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस which becomes horizontal at its lower end is fixed on the terrace of a building of height 3h from the ground as shown in a figure। देखिए बेटा ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत इजी फॉर्म में समझा देता हूं और इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना था, हमारे जो ऑप्शंस क्या क्या हमें चेक करने हैं, वो सारी बातें हम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे देख सकते हो बेटा यहाँ पर आप मान लो कि ये एक सर्टेन कोई हाइट कोई बिल्डिंग है या फिर कोई मान लो ब्लॉक है जिसकी हाइट आपको दी हुई है दैट इज द 3h। यहाँ पर एक इस तरह का कर्व्ड सरफेस बनाया है और इसकी जो हाइट है वो आपको प्रोवाइड की गई है बेटा दैट इज h। क्लियर? और यहाँ पे आपको बोला है कि कोई भी एक जैसे मान लो एक स्लाइड है, यू कैन से दिस इज अ बॉल, कोई बॉल बोल दो, स्लाइड बोल दो, और यहाँ पर ये जो सरफेस है दिस सरफेस इज एक्चुअली फ्रिक्शनलेस है ना। ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये फ्रिक्शनलेस है। अब देखो बेटा होता क्या है, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्लाइड जो है वो स्लाइड करती है और यहाँ पर एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी, ये आपको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस है तो डायरेक्टली कह सकते हो कि क्या हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस कैसी है बेटा? फ्रिक्शनलेस, उसका हम यूज करेंगे। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल, तो इट्स दिस केस इज जस्ट लाइक अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन पैरेलल टू ग्राउंड। ठीक है, किसी सर्टेन हाइट से अगर हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो वो जो है जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है दैट इज व्हाट? पैराबोलिक। फिर ये जब जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो हमें बोला है कि जो इसका वेलोसिटी वेक्टर है वो यहाँ पर एंगल कितना बनाता है बेटा? थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और दी है कि जब ये यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इट इज प्रोवाइडेड टू यू और यहाँ पर वैल्यू दी है ई की, जो आपको दी है दैट इज 1/√3। अब उसके बाद आपको क्या क्या चेक करना है? पहले तो आपको इस क्वेश्चन में चेक करना है बेटा कि ये यू नॉट का वैल्यू क्या है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए, इसको चेक करना है। सेकेंड आपको ये चेक करना है कि जो वेलोसिटी वेक्टर जब यहाँ स्ट्राइक करेगा तो उसका वैल्यू कितना है। क्लियर? थर्ड आपको चेक करना है कि ये किस एंगल पे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। और फोर्थ आपको यहाँ पर ये जो डी दी है जिसको आप रेंज भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ये जो डी है इसका जब ये पार्टिकल वापस ये स्लाइड जब वापस ऊपर जाएगा तो इस h1 के साथ इसका रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा ओवरऑल क्वेश्चन और इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कंसंट्रेट करिएगा, बिल्कुल परफेक्ट वे में करेंगे। तो यहाँ देखिए लेट्स स्टार्ट विद दिस कंडीशन। मान लेते हैं कि बेटा ये जो स्लाइड है वो पहले ए से बी आया। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी अगर मैं बात करता हूं बेटा तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर मान लेता हूं कि मेरा ये रेफरेंस है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्टली हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट लाइक दिस mgh इट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ m। अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी कितना गिवन है बेटा? मैग्नीट्यूड अगर हम लिख दें दिस इज यू नॉट स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से m से m कैंसिल कर दिया तो यू नॉट का वैल्यू कितना आ गया? इट विल बी इक्वल टू √2gh। यहाँ तक तो क्लियर बेटा? क्लियर? तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, हाउ कैन वी राइट इन अ वेक्टर फॉर्म? वी कैन राइट लाइक दिस, दिस इज √2gh और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि ये जो है x डायरेक्शन आपको लेना है, तो यहाँ पे हमारा बेटा ये क्या हो जाएगा? इट विल बी x के। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को अगर आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आप ये समझो कि यहाँ की वेलोसिटी आपके पास आ गई। क्लियर? अब आप देखो कि ये वेलोसिटी का जो वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल है, तो मुझे बताओ व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा?
इट विल बी 0। क्लियर। और जब ये आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो आपको भी पता है पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो स्लाइड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, तो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी। लेट्स सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पर ये v वेलोसिटी के साथ क्या करता है बेटा, स्ट्राइक करता है। ठीक है। और अब आप जानते हैं कि जब भी कोई हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट रिमेन सेम, तो यहाँ पर बेटा ये क्या हो गया, ये ux तो हमेशा ux रहेगा। क्लियर। और ux का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू u नॉट। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट बता दो, तो अब आप ये देख सकते हो क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा g लग रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे तो ये लगा सकते हैं बेटा, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ लेट्स सपोज दिस इज c पॉइंट। ठीक है। तो b टू c की अगर हम बात करें, फ्रॉम b टू c। क्लियर। सो अगर b टू c की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर ये लिखूंगा vy स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay, दिस इज sy। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं vy की बात करता हूँ, ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, आई एम राइटिंग विद माइनस। क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना है हमारा, 0, प्लस आई कैन राइट लाइक दिस 2 टाइम्स माइनस ए वाई, ये कितना हो गया बेटा, इट विल बी माइनस जी। अच्छा, एस वाई की बात करते हैं तो देखो ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बेटा, -3h। ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि अब आप जेईई एडवांस का पेपर दे के आए हो तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से आती है। तो वी वाई स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू वॉट, 2, यहाँ पे हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पे हो गया 3h। तो यहाँ से वी वाई का वैल्यू कितना आ गया बेटा, अंडर रूट ऑफ आई एम राइटिंग लाइक दी 2g और मल्टीप्लाई 3h। ठीक है। अब आप समझो ये जो मैग्नीट्यूड मेरे पास आया, दिस इज व्हाट, ये मैग्नीट्यूड हमारे पास है, दिस इज व्हाट 2g और यहाँ पे 3h। बोलो क्लियर। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को देखें, बहुत ध्यान से समझना, सेकंड ऑप्शन जो है उसमें हमें ये वेलोसिटी वेक्टर बताना है जिससे इसने स्ट्राइक किया होगा। ठीक है। या ये वाला वेलोसिटी वेक्टर बताना है। ठीक है। तो अब आप देखो कि ये वेलोसिटी वेक्टर है ना, और हमारे को जो v इंडिकेट किया वो ये वाला है, तो क्या हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे? बिल्कुल कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे करेंगे बेटा, देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको बोला था कि ये जो स्लाइड है जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो हमारा कितना है, 1/√3। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, मैं लेता हूँ बेटा ई का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। अब ये क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा बट वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज होगा। अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती तो सेम वेलोसिटी के साथ ये ऊपर जाता, या सुनो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो मैंने मान लिया बेटा ये क्या है, वी वाई डैश। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी वाई डैश डिवाइड बाई वी वाई। बोलो यस और नो। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ कि वी वाई डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी वी वाई बाई √3। ठीक है। तो वी वाई की अगर वैल्यू देखें तो ये कितना है, √2g, यहाँ पे आ गया बेटा 3h डिवाइडेड बाई दिस इज वॉट √3। क्लियर। तो यहाँ से √3 को कैंसिल कर दूंगा तो वी वाई डैश इक्वल टू √ यहाँ पे हमारा कितना हो गया बेटा 2gh। क्लियर। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा कंपोनेंट आया दिस इज वॉट अगेन √2gh। अब हमें ये बोला है कि जो स्लाइड है वो कहाँ तक जाता है बेटा, h1 हाइट तक जाता है। तो क्या मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन वापस अप्लाई कर दूँ? यस, बिल्कुल अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे करेंगे बेटा, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान से समझना बेटा, c की बात होगी, अब मैं c से d की बात कर रहा हूँ। ठीक है, c टू d की बात कर रहे हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, 0। बट व्हाट अबाउट u, u जो है इनिशियल डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना लूंगा बेटा मैं, √2gh लूंगा, प्लस यहाँ पे हो गया 2। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमेशा क्या होता है बेटा, -g, और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, +h1। क्लियर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कितना हो गया, 2gh, इट शुड बी इक्वल टू 2gh1। सो 2g और 2g को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हमारा एक वैल्यू आ गई h इक्वल टू h1। मतलब आप ये समझो कि ये जो मैंने h कैलकुलेट किया, जो h मुझे गिवन था वही मेरा h1 के बराबर आ गया। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब हमें और क्या क्या देखना बेटा, ये देखो, पहले हमें यहाँ बताना था कि ये वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा। अब आप देख सकते हो बेटा कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक तो ux वाला और एक वी वाई डैश वाला। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v डैश इट विल बी इक्वल टू वॉट, ux i कैप प्लस
यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी वाई डैश, एंड देखो ऊपर क्या था बेटा, जेड एक्सिस है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इट विल बी व्हाट, प्लस के के। यहाँ तक क्लियर। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हो गया मेरा अंडर रूट 2gh, यहाँ पे आ गया बेटा आई के, प्लस दिस इज व्हाट अगेन अंडर रूट ऑफ 2gh, और ये हमारा क्या है बेटा के के। ठीक है, सो नाउ आई कैन टेक कॉमन वी डैश, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, अंडर रूट 2gh को कॉमन, ये क्या हो गया आई के प्लस के के। चलिए बेटा ऑप्शन नंबर सेकंड को हम यहाँ चेक करते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करेंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे बेटा कि यहाँ पर इन्होंने के केप लिखा, यहाँ जेड केप भी कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और हमारा क्या आ रहा है बेटा प्लस, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यहाँ तक क्लियर। अच्छा एक और चीज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी, थीटा, मैं यही कैलकुलेट कर लूँ। यहाँ देखो हमें चाहिए बेटा थीटा, देखो ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे अगर ये थीटा है तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कैलकुलेट करना चाहूँ व्हाट अबाउट टेन थीटा इक्वल टू व्हाट वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा वी वाई। देखो वी वाई कितना था, अंडर रूट ऑफ 2g मल्टीप्लाई 3h, और ये कितना है अंडर रूट ऑफ 2gh, आपने कैलकुलेट किया देखो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो 2g 3h डिवाइड बाई यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2gh, तो ये फाइनल हमारे पास क्या रह गया, ओनली अंडर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, इट विल बी 60 डिग्री। क्लियर टू यू। तो यहाँ पे आप एक चीज समझो कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है कि हमारा ये थीटा कितना है 60, इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। ठीक है, अब हमें एक और रिलेशन निकालना है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डी एंड h1। तो पहले ये समझते हैं बेटा डी क्या है। डी आपको पता है, ये जिस तरह से आप कोई भी प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, है ना, तो वहां पे हम रेंज फाइंड करते थे, तो वो हमें रेंज फाइंड करनी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम हमारा क्या होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपको पता है, और इसके बीच में रिलेशन निकालना है, मतलब डी और h1 में। आइए देखते हैं, यहाँ समझो। यस यस, अब देखिए बेटा, आप जानते हैं डी, है ना, डी इक्वल टू व्हाट, मैं कह दूंगा कि मेरा हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो रहेगा और मल्टीप्लाइड विद टाइम विद फ्लाइट, तो ये हो जाएगा डी। यू नोट कितना है आपको पता है, अंडर रूट ऑफ 2gh, है ना, और ये हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें डायरेक्ट पता होता है टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2h/g, लेकिन एक चीज याद रखना है, यहाँ पर h कितना है बेटा 3h। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आपने थ्रो किया है तो ये हाइट कितना कवर हुआ 3h, तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो बेटा g से g को कैंसिल कर दिया है ना, तो d इट विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ, ये हो गया हमारा 4h, ठीक है 4, ये हो गया मल्टीप्लाई 3, ये हमारा हो गया बेटा h²। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास जो पैरामीटर आता है d, इट शुड बी इक्वल टू, यू कैन से अंडर रूट ऑफ 12, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया बेटा h। तो यहाँ से हमारे पास एक रेशियो आ जाएगा d/h, एंड इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12। ठीक है, इसको हम क्या मेंशन कर सकते हैं, 4 × 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपने ऑलरेडी प्रूव कर लिया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करके कि h इक्वल टू हमारा क्या होता है h1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, d/h1, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या हमारा यही ऑप्शन है, आइए देखते हैं। यस, तो अगर आप देखोगे बेटा तो d/h1 आपको कितना दिया है, इट विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 3। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं ये बात करना चाहूँ कि कौन सा आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा कि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले, तो यू शुड राइट दैट A, C एंड D आर करेक्ट। क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अगर मैं ये बात करूं कि क्या ये डायरेक्ट थ्योरी और फॉर्मूले बेस्ड था, कि हाँ हमने कुछ फॉर्मूले लगाए बट डायरेक्ट थ्योरी पे बेस्ड नहीं था, और आप भी जानते बेटा जेईई एडवांस का पेपर है तो ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, साथ साथ में क्या ये और चैप्टर, हाँ बेटा आपको सारी चीज़ों का जो है आइडिया होना चाहिए, कहाँ हम कंजर्वेशन एनर्जी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे कैलकुलेशन होती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, यस, ऑप्शन तो आपको मिसलीड करेंगे नहीं क्योंकि सारे ही ऑप्शन जो है क्लियर थे हमें। ठीक है, हाँ ट्रिकी क्वेश्चन की बात करें तो हाँ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस था, बट अगर मैं इसको रेट करना चाहूँगा आई विल गिव 7 आउट ऑफ 10, मतलब मैं इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा। क्यों? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। चलिए स्टूडेंट,
आइए हम सॉल्व करते हैं सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर ऑप्टिक्स पार्ट। क्लियर, यहाँ पर हम प्रिज्म के कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया। आइए देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि अ प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म सच दैट नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस टेक्स प्लेस ऑफ अ प्रिज्म। देखो बेटा, आप ये सिंपल सा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन तो ये आपके सामने है ना। करना क्या है ये देखो। देखो यहाँ पे आपको बेटा 2 प्रिज्म दिए हैं, एक फिगर 1 और फिगर 2 में दिए हैं, दोनों सेम प्रिज्म है। एक बार हमने क्या किया, यहाँ पे कोई प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट को जो है प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट किया। क्लियर, एंड इन द सेकेंड टाइम वी आर इंसिडेंटिंग प्लेन पोलराइज्ड रेड लाइट ऑन द प्रिज्म। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ गिवन है। नंबर 1 पैरामीटर जो आपको गिवन है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन आपको गिवन है वो 60 डिग्री है, और यहाँ पे जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपको कितना दिया बेटा, 30 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद ये कंडीशंस आपको दी है, और हमें एक और यहाँ पे पैरामीटर दिया है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू √3। अब हमें यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शंस हैं उनको हमें चेक करना है। ठीक है, देखो एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर ऑप्शंस हमें दिए। एक तो ये बताना है कि ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। देखो एक चीज समझ लो, यहाँ पर लिखा हुआ बेटा नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ प्रिज्म टेक प्लेस। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक तो अप्लाई करेंगे बेटा ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, जो आपको ये पता है, जो रिलेट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, मतलब म्यू इक्वल टू 10 IP। ठीक है, और IP क्या हो जाएगा बेटा, मान लेते हैं कि यहाँ पर यह एंगल जो है ये हमारा IP। तो यहाँ से क्या हम पहले IP का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, सो आई कैन राइट लाइक दिस 10 IP, इट शुड बी इक्वल टू √3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू वी कैन से 10 ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, सो IP का वैल्यू कितना हो गया बेटा, इट विल बी 60 डिग्री। पहले यहाँ तक क्लियर है? मतलब ये जो आपकी, पहले हम जो बात कर रहे हैं बेटा किसके लिए बात कर रहे हैं, ब्लू लाइट के लिए। एक एक सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे आप, है ना। ब्लू लाइट, तो बेटा ये जो आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये बिट ऑब्वियस दिस इज करेक्ट। ठीक है, कि जो ब्लू लाइट है इट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, वहां से हमने एक चीज निकाली। सेकंड, हमें यहाँ पे चेक करना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल जो है वो कितना है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन द एयर एट द एग्जिट प्लेन इज व्हाट, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर ये आ गया। अब एक चीज समझो, अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे मान लेते हैं बेटा कि ये हमारा जो है ये नॉर्मल है, इसका दिस एंगल इज व्हाट, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा IP। आपको भी पता है ये लाइट रे जो ऐसे जाएगी, ऐसे, या सोनो, क्लियर है या नहीं है? क्योंकि जब कोई लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है बेटा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भी पता है कि यहाँ पर एक एंगल बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, इसका नॉर्मल बेटा ये हो जाएगा, तो उसके लिए ये R2 होता है। ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। क्लियर, और ये हमें जो डेविएशन का फॉर्मूला दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा इट विल बी इक्वल टू I + E - A। यहाँ तक क्लियर? अब ये हमें जो दिया है ये कितना बेटा, 60 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, दिस इज IP, इट विल, ये आपका कितना आ गया, इट विल बी 60 डिग्री। तो यहाँ से ये हमारा 60 हो गया, प्लस E - A। यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, दिस इज एंगल ऑफ एग्जिट, मतलब यहाँ से जब ये लाइट रे बाहर जाएगी इस नॉर्मल के साथ, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा E, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। बोलो यहाँ तक क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमारे पास एक ही आ गया। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो एक अप्लाई कर देते बेटा स्नेल्स लॉ, है ना। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 1, यहाँ पे क्या इतना आ जाएगा बेटा, sin IP, इट शुड बी इक्वल टू, अब देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऑलरेडी गिवन था, कितना है बेटा, √3, सो √3, और मैंने बोला कि ये कितना है बेटा, sin ऑफ R1। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बात करें तो ये वैल्यू कितना है हमारा, sin 60, इट विल बी इक्वल टू √3 sin ऑफ R1। तो यहाँ से क्या हम sin R1 को कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, ये हमारा कितना हो जाएगा, √3/2 डिवाइड बाई √3, इट विल बी इक्वल टू 1/2। क्लियर? तो R1 का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब देखो एक रिलेशन आपको ये, क्योंकि जब आप JEE एडवांस का पेपर दे रहे हो, ये आपको डायरेक्ट क्लियर होने चाहिए। A इक्वल टू क्या होता है बेटा, R1 + R2 होता है ना। तो R2 क्या हो जाएगा, इट विल बी A - R1। A का वैल्यू, एंगल ऑफ प्रिज्म हमें नहीं पता, अभी हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ हमें R1 पता है, ये हमारे पास होता है। ठीक है, नाउ आई एम अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑन द सरफेस AC।
है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, मान लेते हैं कि बेटा इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कितना है बेटा R2, तो मैं यहाँ लिखूंगा √3, यहाँ पे आ जाएगा मेरा साइन, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी R2, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एयर है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, साइन ऑफ ई, है ना, एंगल ऑफ एक्सिट, और आपको पता है ई ए के बराबर है। नाउ वी कैन राइट लाइक दिस, साइन R2 का वैल्यू हमारे पास कितना बेटा, a - 30, क्लियर, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन। अच्छा ई की बात करते हैं, ई हमारा a के बराबर, ठीक है। जस्ट इसको ओपन करो बेटा, क्या आता है देखते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √3 साइन ए, यहाँ से आ जाएगा बेटा cos 30, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, आई एम डायरेक्टली राइटिंग लाइक दिस, क्लियर, माइनस यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इट विल बी cos a sin 30, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 1/2, क्लियर, एंड दिस विल बी इक्वल टू वी कैन से साइन ऑफ a, यहाँ तक क्लियर। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 3/2 साइन a माइनस यहाँ पे आ जाएगा √3/2, दिस इज cos a एंड दिस विल बी इक्वल टू वी कैन से साइन ऑफ a, क्लियर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 साइन a, इट विल बी इक्वल टू √3/2, यहाँ से आ जाएगा बेटा cos a, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos को इधर लेके आओ, यहाँ से क्या बन गया बेटा 10a, 10a इक्वल टू कितना आ गया √3, तो यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, मतलब मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म में 60 डिग्री आ गया, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एंगल ऑफ एग्जिट भी मेरा क्या है बेटा 60 डिग्री, ठीक है। चलिए कुछ ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन हमारे मैच करे। ये तो हमारा क्लियर है, ये हमारा रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि ये 60 डिग्री आना चाहिए, कैलकुलेशन भी यही बता रही है, ठीक है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट, the angle of refraction for blue light in air at the exit plane of a prism is 60 degree, yes this is correct, clear। अब हमें एक और चीज चेक करनी है, वो क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल है फॉर रेड लाइट ऑफ ए प्रिज्म, मतलब रेड लाइट जिस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हुई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे आपको एक हिंट दिया है, डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन राइट लाइक दिस, आपको बेटा एक फॉर्मूला पता है यहाँ पे, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू क्या होता है, सॉरी यू नो वन फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर। यहाँ से हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी साइन, दिस इज व्हाट, डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइड बाई 2 डिवाइड, यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन ऑफ a/2, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे n हमें कैलकुलेट करना है, साइन, देखो डेल्टा मिनिमम क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है, यू कैन से दिस इज 30 डिग्री, क्लियर। सो 30 डिग्री की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 30, क्लियर, प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा 60 डिवाइड बाई 2, नाउ साइन ऑफ ये हमारा कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास n कितना आ जाएगा, नाउ यू कैन से 90 डिवाइड बाई 2 45, तो ये हमारा हो गया साइन ऑफ 45 डिवाइड बाई ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा साइन ऑफ 30, so this will be equal to 1/√2 divide by this is 1/2, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया √2। तो मेरे को वो जो ग्लास प्रिज्म है जिसके ऊपर मैंने प्लेन पोलराइज्ड रेड लाइट को इंसिडेंट किया था, वो मेरा आया कितना बेटा √2। तो अगर मैं जो एक ऑप्शन और है उसको अगर मैं यहाँ चेक करूँ, तो यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म फॉर द रेड लाइट इज √2, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुए हैं, स्नेल्स लॉ वगैरह का यूज किया है, हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन एक एक ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी A, C एंड D दीज आंसर शुड बी करेक्ट, क्लियर टू एवरीवन। सो क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट था, बेसिक क्वेश्चन था, आप आराम से इसको हैंडल कर सकते थे, ठीक है, और डेफिनेटली आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सही भी किया होगा, क्लियर। चलिए बेटा इसका एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस की अगर हम बात करें, क्या डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड था, हाँ कुछ फॉर्मूले लगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट था कि आपको यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। क्या और कोई ऑप्टिक्स के ही सारे कॉन्सेप्ट ऑप्टिक्स के थे, कोई और कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज नहीं किया गया, ठीक है। क्या कैलकुलेशन थी, जेईई एडवांस का पेपर है बेटा, है ना, कैलकुलेशन तो करवाएगा, और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन हमेशा कुछ कैलकुलेशन के साथ तो आते हैं, ठीक है। इसीलिए इस सेक्शन में आपके पास केवल 3 क्वेश्चन है, और अगर मैं इसको रेट करना चाहूँ पूरे के पूरे क्वेश्चन को, आई विल गिव 6 आउट ऑफ 10, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में, मॉडरेट की कैटेगरी में इसको मैं रख सकता हूँ, क्लियर। चलिए स्टूडेंट आइए सॉल्व करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, और एक्चुअली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ये हमारा है।
ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा पेपर 1 के सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 3 और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस के साथ। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि बेटा क्या क्वेश्चन है और हमें करना क्या है। देखो यहाँ पर आपको एक सर्किट डायग्राम शो किया गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, और कुछ पैरामीटर्स यहाँ आपको गिवन है। नंबर 1 पैरामीटर आपको गिवन है कि 15 वोल्ट की यहाँ पर आपकी बैटरी लगी है, आर रेजिस्टेंस है, 5 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, यहाँ पर आर की बात नहीं की इन्होंने, ठीक है। और आपको ये बोला है कि एक और जो रेजिस्टेंस 3 ओम है जो पैरेलल में कनेक्टेड है उसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इतना सा बोला है। साथ में ये भी कहा है कि यहाँ पर हमने की जो है उसको प्लेस किया है और वो जो की है वो अभी ओपन है, अभी इनिशियली ओपन है। उसके साथ हमने कनेक्ट किया है एक कैपेसिटर और साथ साथ में हमने एक 3 ओम का रजिस्टर लगाया। दिस इज ओवरऑल कंडीशन। अब देखो यहाँ पर आपको ये चीज बोला है कि इस सर्किट के अंदर पहले 1 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस की को जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस की को हम क्लोज करते हैं। सो व्हेन एवर वी आर क्लोजिंग दिस की, और इसका जो टाइम है वो आपको दिया बेटा t इक्वल टू टी नोट। अब आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, और आपको यहाँ पर इसको यूज करना है। e⁻⁻1 0.36 होता है, ठीक है। देखिए बेटा पहले यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहले हमें बताना ऑप्शन नंबर ए की जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है आर, उसका वैल्यू कितना, मतलब हमारे लिए आर के अननोन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है कि अगर हमने अभी स्विच ऑफ ही रखा है तब हमारा जो I1 है जो इस 3 ओम के अंदर करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू कितना। सेकेंड हमने ये बोला कि अभी हमने स्विच ऑन नहीं किया, क्लियर, एट द टाइम व्हाट इज वैल्यू ऑफ I1, ये हो गया हमारा, ठीक है। सेकेंड अगर मैं कहता हूं कि मैंने स्विच ऑन कर दिया और स्टेडी स्टेट की कंडीशन रीच हो गई तो मुझे बताना है कि इस कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हुआ। आपको पता है स्टेडी स्टेट की कंडीशन में कैपेसिटर का पेट भर जाता है, मतलब वो कंप्लीटली चार्ज हो जाता है और वो बिहेव करता है जस्ट लाइक एन ओपन सर्किट, है ना। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और एक अच्छा सा जो फैक्टर यहाँ पे बोला कि अगर मान लेते हैं हम टी जो है हमारा टी नोट प्लस समथिंग है, ठीक है, तो हमें बताना है कि उस टाइम पे जो कैपेसिटर है उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये 4 पैरामीटर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। देखो पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, ये I1 है और आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था कि इसके अंदर जो है 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इस एंड को लिखा m, लेट्स सपोज मैंने इसको लिखा बेटा n, क्लियर। क्या हम यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं बिटवीन m एंड n, क्लियर। सो वी कैन राइट लाइक दिस, बिटवीन कैपिटल M एंड कैपिटल N, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे माइनस से प्लस जा रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, सो वी कैन राइट लाइक दिस Vm। मुझे बताओ यहाँ पर जो पोटेंशियल का गेन होगा या पोटेंशियल का लॉस होगा, पोटेंशियल गेन होगा, तो गेन होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा +5। अब देखो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट मींस वी आर गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अगेन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे IR, R कितना बेटा 1, करंट भी कितना ये, और यहाँ से ये वैल्यू किसके बराबर, इट विल बी इक्वल टू Vn, क्लियर। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं Vn माइनस Vm, इट शुड बी इक्वल टू 6, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा कितना हो गया 6 वोल्ट। अब ये देखो बेटा ये पॉइंट इससे भी कनेक्टेड है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल जो सर्किट एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मान लो मैं इसको M डैश बोल दूं और इसको N डैश बोल दूं तो इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, M डैश N डैश इट शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I1 एंड इट शुड बी इक्वल टू 6 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर। सो I1 का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 6 डिवाइड बाई 3, इट शुड बी इक्वल टू 2 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है वो 2 एम्पियर। अब मैं अप्लाई करूंगा किरचॉफ का जंक्शन लॉ। यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रही है, तो मुझे बताओ इधर कितनी जाएगी 3 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर। अब 3 एम्पियर के बाद अब देखो एक पैरामीटर हमारा आ चुका है। अगर आप गिवन ऑप्शंस को देखोगे कि जो करंट है वो हमारी कितनी आ गई 2 एम्पियर। देखो यस और नो 2 एम्पियर आ गई, क्लियर। अब हमें यहाँ पर R की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस वाले लूप के अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। कैसे कर सकते हैं, मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो वी आर गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो बेटा, दिस विल बी +15, क्लियर। नाउ अब हम जब इधर जा रहे हैं मतलब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देन आई कैन राइट लाइक दिस, इट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 3R, क्लियर।
उसके बाद जब हम इधर आ रहे हैं, अगेन वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए करंट, अगेन हमारा क्या होने वाला बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे प्लस से माइनस जा रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा बेटा, -5, और वापस आप वहां पहुंच गए जहां से आप स्टार्ट हुए थे। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस, 10 - 1 - 3r इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3r इक्वल टू हमारा कितना हो गया बेटा, 9। तो r इक्वल टू कितना आ गया, 3 ओम। मतलब हमारे पास जो r है इसकी भी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है, एंड इट विल बी 3 ओम। चलिए एक बार ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या ये है, यस। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट। अभी क्या कहानी खत्म हुई है, नहीं, अभी तो शुरुआत है। अभी देखो, अब यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, जिसमें हमने बोला कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा। ये t इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर की लगाई, हमने सर्किट को मतलब इस सर्किट को जो है पिक्चर में लेके आए और हम भूल गए, काफी लंबे समय तक रखा, तब तक कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया होगा। और जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है, जस्ट लाइक एन ओपन सर्किट। तो मैं अब आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल सी ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होने वाला है, नाउ यू कैन सी, जो भी हमारा, इस चीज को समझना बेटा, जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि m डैश n डैश के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम पोटेंशियल हमारा इसके अक्रॉस होगा, यस और नो। क्यों? क्योंकि ये तो पिक्चर में नहीं है, कोई करंट तो फ्लो कर नहीं रही, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो इस 3 ओम के अंदर कोई करंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे m और n डैश इसके अक्रॉस अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप मुझे ऐसे बता सकते हो ना, सर वी m डैश n डैश इट शुड बी इक्वल टू 3 ओम तो ऑलरेडी था, यहाँ पे 2 मतलब मेरा 6 वोल्ट है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो 6 वोल्ट है ये किसके अक्रॉस अपियर हो जाएगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो आप जानते हैं बेटा Q इट विल बी इक्वल टू CV। हमारे को क्या चाहिए बेटा, हमारे को चाहिए V हो गया हमारा m डैश n डैश, एंड इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C। क्लियर? अब यहाँ पर जो V m डैश n डैश है ये हमारे पास 6 है, ठीक है, ये हो गया Q, यहाँ पे लिख दिया हमने 2 माइक्रोफेरेड। सो यहाँ से Q इक्वल टू कितना आ गया, इट विल बी 12 माइक्रोफेरेड। मतलब ये जो कैपेसिटर है स्टेडी स्टेट की कंडीशन में इसके ऊपर टोटल चार्ज जो स्टोर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इट विल बी 12 माइक्रो कूलम। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे नॉट फेरेड, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि चार्ज है बेटा, है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट विल बी कूलम। यस और नो? फेरेड तो किसकी बेटा, कैपेसिटेंस की, तो यह माइक्रो कूलम। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, क्या अभी एक और चीज चेक करनी है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपको बोला है नेक्स्ट कि जो ऑप्शन नंबर सी है कि जब आपका टाइम t इक्वल टू टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो, t इक्वल टू टी नॉट तो वो टाइम था जब आपने जस्ट की को इंसर्ट किया, उससे 7.2 सेकेंड इन्फिनिटी पे नहीं गए, इसका मतलब अभी कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, है ना। और जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो क्या होगा ये चीज समझो। यहाँ देखिए बेटा, अब यहाँ पर देखोगे तो ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, यहाँ कोई बैटरी नहीं बट रेजिस्टेंस। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, जब ये सर्किट क्लोज हो जाएगा तो क्या मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा ई इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाता है बेटा, E1 अपॉन R1 प्लस ये हो जाता है हमारा E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 डिवाइड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देखो बेटा मैंने यहाँ प्लस क्यों लिया वो भी समझना, क्योंकि ये दोनों की जो पोलैरिटी है वो सेम है। तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, पहले लिखेंगे 15 डिवाइड बाई 3, फिर लिखेंगे 5/1, ठीक है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पे क्या था बेटा 5 डिवाइड बाई 1, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 5 डिवाइड बाई 1, यहाँ पे कुछ नहीं है और डिवाइड बाई 3 है, डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1/1 और प्लस 1/3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? समझ में आया ना आपको? यहाँ पे कोई बैटरी नहीं तो 0, 0 डिवाइड बाई 3, 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/3। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ से पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा ई इक्विवेलेंट। सो ई इक्विवेलेंट इट विल बी इक्वल टू व्हाट 5 प्लस 5 डिवाइड बाई, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस दिस विल बी 2/3, तो ये कितना हो गया 10 डिवाइड बाई, नाउ वी कैन राइट दिस इज 5/3, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया इट विल बी 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट। बोलो यहाँ तक क्लियर? 6 वोल्ट तक क्लियर हो गया सबको? अगर ये 6 वोल्ट हो गया तो पहले हमें आर इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा बेटा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
अब देखो ये कितना होगा, यही तो है, इनको ऐड कर लो, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा बेटा 2/3, यहाँ से आ गया 5/3। बट याद रखे आपको क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 3/5। ठीक है, अब इसका सर्किट बनाओ। सर्किट बनेगा तो कैसा बनेगा बेटा, ये समझो। यहाँ पर आपने लगा दी एक बैटरी 6 वोल्ट की, साथ साथ में यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस है कितना 3/5, यहाँ पे आपका लगा हुआ है बेटा कैपेसिटर, और यहाँ पर आपके पास है 3 ओम का एक और रेजिस्टेंस। यहाँ पर इसका क्यू कितना है, सॉरी कैपेसिटेंस आपको कितना दिया 2 माइक्रो कूलम। क्लियर, सी का वैल्यू कितना दिया, इट विल बी 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रोफैरड, सॉरी 2 माइक्रोफैरड। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, उसको समझो बेटा। मैं ऑब्जेक्टिव से ही चल रहा हूँ, क्योंकि देखो करने में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन पहले ये समझो कि पूछा क्या है। पूछा ये है कि द करंट इन द कैपेसिटर इज व्हाट, करंट निकालना है। तो मुझे बताओ, जब भी चार्जिंग का केस आता था बेटा, तो आप करंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो। चार्जिंग के केस में, चार्जिंग किसकी चार्जिंग हो रही, कैपेसिटर की, उसके केस में हम क्या लिखते हैं बेटा, I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब यहाँ जो टाइम है ये वो टाइम है जब उस द टाइम दैट इज टेकन फ्रॉम व्हेन यू इंसर्ट द की, और उसके बाद कितना टाइम लगा। तो की डालने के बाद तो हमारे पास टाइम कितना 7.2 माइक्रो सेकेंड ही तो है। ठीक है, तो टी हमारा है 7.2 माइक्रो सेकेंड। अच्छा, आर सी निकालना है, तो पहले आर इक्विवेलेंट निकालो। देखो इस सर्किट का अगर हम देखें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 3/5, सो यू कैन से 15, और यहाँ से आ जाएगा 18/5 ओम। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए बेटा, पहले हमें चाहिए आर सी, तो मैं निकाल रहा हूँ आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई सी, ये कितना हो जाएगा 18/5 मल्टीप्लाई व्हाट अबाउट सी, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा माइक्रो है तो 10 टू द पावर माइनस 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 36/5, एंड यू कैन से इट बी माइक्रो सेकेंड, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, पहले आई नोट चाहिए। आई नोट क्या होती है बेटा, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कैसे आ जाएगी, सोच के देखो। टोटल पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 18/5, तो यहाँ से हमारा हो गया ये 3, सो इट विल बी इक्वल टू 5/3 एम्पियर, ये हमारी मैक्सिमम करंट आ गई। अब हमें क्या लिखना बेटा, एक्सप्रेशन आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। आई नॉट कितना हमारा 5/3, यहाँ पर हो गया ई माइनस, यहाँ पे आएगा टी बाई आर सी, टी कितना है बेटा 7/2 डिवाइड बाई आर सी कितना है 36/5। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, इट विल बी व्हाट 5/3 ई टू द पावर माइनस, देखो मैं इसको थोड़ा समझ रहा हूँ, 7.2 है, 72/10 लिखूंगा, 36/5 लिखूंगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे माइनस। क्लियर। अब देखो ई टू द पावर -1 की वैल्यू क्या लेनी है, ये देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या है बेटा 0.36, सो नाउ आई कैन राइट लाइक दिस, इट विल बी इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई 0.36। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो गया 0.12, यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 एम्पियर आपकी करंट आ जाएगी। कब, जब आपका टाइम कितना है टी नोट के बाद 7.2 माइक्रो सेकेंड इंक्रीज हो गया, तब कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही थी वो कितनी थी 0.6 एम्पियर। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है क्या वो ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। तो देखो T इक्वल टू टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड है, उस पर जो करंट फ्लो कर रही है कैपेसिटर में वो कितना है 0.6 एम्पियर। तो अगर मैं बात करूं कि इस पूरे क्वेश्चन में क्या हमारे ऑप्शन होने चाहिए, तो A B C D ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर। चलिए अब हम इसके एनालिसिस की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन हाँ आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन लाई इन अ JEE एडवांस एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करता हूँ क्या डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, नहीं, पूरे को पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुए। सेकंड और मोर देन 1 चैप्टर यूज हुआ, यस कैपेसिटर का हमने पूरा यूज किया इसके अंदर। कैलकुलेशन ज़्यादा थी, हाँ बिल्कुल ज़्यादा थी, तो मैं इसको बेटा मॉडरेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखूंगा। आई विल गिव 7 आउट ऑफ 10।